नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी उथल पुथल चल ही रही है और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये कोई निर्णायक मोड़ की ओर जाती दिखाई पड़ रही है। सुनेत्रा पवार को शपथ तो दिला दी गई और सुनेत्रा पवार ने हड़बड़ी में शपथ ले भी ली। इस हड़बड़ी के पीछे क्या वजह है उस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। इस हड़बड़ी के पीछे सुनेत्रा पवार, उनकी पार्टी या फिर उनके परिवार के और सदस्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी के कुछ सदस्य ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा रोल इसमें दिखाई पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और क्यों भारतीय जनता पार्टी का है ये चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन इस हड़बड़ी के बावजूद, यानी इतनी ज़रूरत सुनेत्रा पवार को, एनसीपी को अपने साथ बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत तो थी, पर अपनी शर्तों पर ही उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जब अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे तो उनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। वित्त मंत्रालय पिछली बार भी था, इस बार भी उनके पास था। यहां तक कि एकनाथ शिंदे जो ज्यादा सीटें लेकर आए थे, मुख्यमंत्री पद से उनको पदावनत करके उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। फिर भी वो मान गए। उनकी एक इच्छा थी कि उनको कम से कम गृह मंत्रालय दे दिया जाए, वो भी नहीं दिया गया। लेकिन अजीत पवार की डिमांड्स को मान लिया गया और उनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। पर यहां सुनेत्रा पवार के हाथ से वित्त मंत्रालय ले लिया गया, डिप्टी सीएम तो बनाया गया। हड़बड़ी में उनकी पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई, उनको नेता चुन लिया सुनेत्रा पवार को। उसके बाद उसी दिन उनको, यानी शनिवार को ही शाम को शपथ भी दिला दी गई। पर खेल हो गया ये कि इसमें जो मुख्य वित्त मंत्रालय था, हालांकि खेल मंत्रालय और बाकी और जो 3 मंत्रालय अजीत पवार के पास थे वो उनको मिले हैं, लेकिन मुख्य जो मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय, वो उनसे छीन लिया गया है और अभी वो मुख्यमंत्री के पास है। अब वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा या फिर और किसी के पास रहेगा, लेकिन पूरी संभावना यही है कि मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बजट पेश करेंगे। यानी अब सरकार पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में वैसे भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अजीत पवार के वित्त मंत्री रहते उतनी ज़्यादा छूट उस मामले में उनको न मिलती जिस तरीके से वो बाकी दूसरे विभागों में ले सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने पूरा का पूरा वित्त मंत्रालय अपने पास ले लिया है। तो ये अब दिखाई पड़ रहा है कि सुनेत्रा पवार के लिए उन्होंने जिस भी वजह से हामी भर दी, उनकी पार्टी ने हामी भर दी, सरकार में वो शामिल हो गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है हम वो भी बात करेंगे। राजनीतिक फ़ायदा भी है और कुछ व्यक्तिगत फ़ायदे भी हैं कुछ नेताओं के, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। लेकिन आखिर सुनेत्रा पवार और उनकी पार्टी को इसमें क्या फ़ायदा दिखाई पड़ा? सिर्फ यही कि सत्ता में वो बने रहेंगे। उनके और मंत्री हैं वो तो बने ही हैं इसमें। और इतनी हड़बड़ी जिससे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे परिवार में उनके और पूरे देश में तमाम उनके समर्थक, अजीत पवार के बहुत सारे शुभचिंतक, वो इसको लेकर उनको एक तरीके से उनको ये अच्छा नहीं लगा, उनके समर्थकों को और तमाम लोगों को, कि कम से कम जो रिचुअल्स होते हैं, जो एक कर्मकांड होते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उसको तो पूरा कर लिया होता। उसके बाद आप डिप्टी सीएम की शपथ ले लेती। डिप्टी सीएम का पद कहीं जाने वाला नहीं था। लेकिन उस हड़बड़ी ने आपको, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो आपको ये भी दिखाया कि आप उसका जो मकसद साफ होता, पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। उसने आपको इस कदर पद का लालची बता दिया, सत्ता में बने रहने का लालची बता दिया कि आपने 12-13 दिन का इंतजार भी नहीं किया। दूसरे, आपसे पद छीन लिया जो महत्वपूर्ण पद था। तो इसका मतलब ये और भी ज्यादा आपको सत्ता लोलुप दिखाने की उसने कोशिश कर दी और कामयाब रहा। दूसरी बात यह कि उसके अपने जो हित साधन हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुनेत्रा पवार या एनसीपी को क्या मिल रहा है। ठीक है, वो सरकार में शामिल रहेंगे, सरकार में शामिल थे, लेकिन सरकार में शामिल होने के बावजूद अगर अजीत पवार एनसीपी के साथ मर्जर की अपनी का फैसला था उसको पूरा कर चुके थे, मर्जर होने वाला था, 12 तारीख को घोषणा होने वाली थी, तो आखिर क्यों थे? इसका मतलब सरकार के साथ वो खुश नहीं थे, सरकार के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, सरकार
के साथ खटपट थी निश्चित तौर पर, जो दिखाई भी पड़ रही थी, और आखिरकार वो बातें सामने आ भी गईं। निकाय चुनाव में अलग हो ही गए थे और शरद पवार अपने चाचा के गुट के साथ वो मिल ही गए थे। इन सारी चीज़ों में ये दिखाई पड़ता है कि आपको एक तरीके से जो धार्मिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी ने अधार्मिक घोषित करने की कोशिश कर दी और कामयाब हो गई। मैं बात कर रहा हूं एनसीपी की और सुनेत्रा पवार की। इसका आप देखिएगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कब उठाएगी? जब आप उसके साथ गठबंधन में नहीं होंगे। अभी तो उसने आपको कर लिया, और भारतीय जनता पार्टी खुद को तो ठेकेदार समझती ही है। खुद तो उसकी पार्टी, उसके पार्टी के मुख्यमंत्री, उसके पार्टी के नेता शंकराचार्य को भी आप अधर्मी, विधर्मी और देशद्रोही घोषित कर सकते हैं, धर्मद्रोही घोषित कर सकते हैं। अपने लिए तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो बाद में जब आप उनके साथ नहीं रहेंगे तो वो इसका फायदा इस तरीके से उठाएंगे निश्चित तौर पर। वैसे ही जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दों का फायदा उठाते हैं आप जब तक उनके साथ हैं। तो यहां एनसीपी जो और सुनेत्रा पवार ने एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने अपना धर्म भी खोया और धन भी खोया। एक कहावत है कि धर्म से भी गए और धन से भी गए। तो आपको दोनों स्तर पर नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों मकसद पूरे कर लिए। आपको सरकार में शामिल कर लिया, आपने 13 दिन का इंतज़ार तक नहीं किया, आपने अपने पति की मौत के तुरंत बाद आपने इतना शोक की स्थिति में भी आप आकर आप शपथ ग्रहण को तैयार हो गई। इसने आपकी सत्ता लोलुपता की हद को दिखा दिया। और अब उसने आपको वित्त मंत्रालय भी नहीं दिया, यानी जो एक आपके पास था, आपका अधिकार था, वो भी आपको नहीं मिला। तो आपको एक तरीके से उस प्रतीक के रूप में, अगर धन के प्रतीक के रूप में देखा जाए, तो आपका वो भी गया और धर्म भी गया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्यों एनसीपी को लेकर इतनी परेशान है? एक तो ये है कि एकनाथ शिंदे को मैनेज रखने के लिए कि केवल आप ही पर हम नहीं टिके हुए हैं। ठीक है, 288 सदस्यीय विधानसभा में 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 57 सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास हैं और 41 सीटें एनसीपी के पास हैं। इन सब के बाद चूंकि बीजेपी के पास सीटें तो अच्छी हैं, लेकिन अकेले दम पर सरकार वो बना नहीं सकती है, तो उसके लिए किसी न किसी अपने सहयोगी की ज़रूरत है। इनके दोनों के रहने से उसको फ़ायदा ये है कि कोई भी मनमानी नहीं कर सकता, आंख नहीं दिखा सकता कि हम अलग हो जाएंगे तो आपकी सरकार चली जाएगी, आप अलग हो जाओगे, दूसरे को हमने मैनेज कर रखा है। तो एक तो एकनाथ शिंदे को मैनेज कर रखा है। अच्छा, निकाय चुनाव में जिस तरीके से तीनों ही पार्टियों के भीतर जो कुछ दिखाई पड़ा, एनसीपी अजीत पवार गुट तो अलग होकर शरद पवार गुट के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने लगा। एकनाथ शिंदे के साथ भी खटपट सतह पर आ गई और बीएमसी के मेयर के इलेक्शन को लेकर तो अभी भी वो खटपट जारी है। अभी भी एकनाथ शिंदे और उनके गुट की शिवसेना मुंबई का मेयर शिव सैनिक को ही बनाने पर अड़ी हुई है। अभी चूंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, इसकी वजह से वो मामला अभी दबा हुआ है। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस विदेश गए हुए थे, स्विट्जरलैंड गए हुए थे दावोस में, वो लौट कर आए हैं। उसके बाद ये दुर्घटना हो जाती है, तो अभी वो मसला अभी रुका हुआ है, लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं। तो एकनाथ शिंदे को भी साधने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी और उनकी पार्टी का जो जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी को उस जनाधार को लेकर बहुत चिंतित नहीं रहती है, क्योंकि उनके पास जो जनाधार है वो जनाधार वो भारतीय जनता पार्टी का भी है। यानी जो हिंदुत्व की राजनीति पर चलने वाला जो विचारधारा है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना की भी कमोबेश वही है और बीजेपी की है। तो अगर ये इनकी पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उस विचारधारा के मतदाता भी पूरी तरीके से चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको नुकसान की चिंता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एनसीपी का है। मुंबई के आसपास ही है, थोड़ा बहुत कुछ और जगहों पर है, खास तौर पर मुंबई में है। लेकिन एनसीपी, अजीत पवार और एनसीपी कहीं अगर जब दोनों गुट एकजुट हो जाते तो ये प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ जगहों पर है, लेकिन महाराष्ट्र में तो पूरे महाराष्ट्र में है। और पूरे महाराष्ट्र में होने के साथ साथ चूंकि एनसीपी के साथ भले ही एनसीपी ने अपनी सेक्युलर छवि को नहीं छोड़ा, लेकिन
एनसीपी का जनाधार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो मिलकर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका पूरे महाराष्ट्र में एक व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है और उसका लाभ बीजेपी को भी मिलता है, एनसीपी को तो मिलता ही है। दूसरी बात ये भी है कि जो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी सबसे बड़ा फेस है और एनसीपी की जो पहुंच है वो वहाँ के कोऑपरेटिव सेक्टर में, शुगर सेक्टर में, यानी जो चीनी मिलों का बहुत बड़ा एक तंत्र है उसके भीतर, मराठा समुदाय जो है उनके भीतर, तो ये जो एक प्रभाव है पूरा का पूरा एनसीपी का, वो प्रभाव शिवसेना, एकनाथ शिंदे इनका नहीं है। तो एक बीजेपी के लिए एक फायदा ये भी है कि एक व्यापक जनाधार उसको मिल रहा है एनसीपी के साथ अपना मजबूत रखे रहने के लिए। अगर एनसीपी के दोनों धड़े मिल जाते तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसको राजनीतिक नुकसान होता। तो इन सारे समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो एनसीपी को मजबूर कर दिया कि वो दुख की इस घड़ी में, शोक की इस घड़ी में भी सरकार में शामिल हो, समर्थन ले और सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण करें। उसका एक एनसीपी को साथ रखने का फायदा भी हुआ। आने वाले दिनों में दोनों धड़ों के एकजुट होने की संभावना कमजोर जरूर पड़ी है। हालांकि एक बात यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि खारिज नहीं हुई है। जिस दिन यहां पर विधायक दल की बैठक होने वाली थी 2 बजे, यानी शनिवार की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन शाम को 5 बजे शपथ लिया है सुनेत्रा पवार ने, उसी दिन सुबह जब बारामती में शरद पवार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उस बैठक में अचानक पार्थ पवार पहुंचते हैं, अजीत पवार के बेटे, और उनसे मुलाकात के बाद कहा भी शरद पवार ने कि अभी जो मर्जर की जो संभावनाएं थीं वो ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी कोशिशें जारी है। यानी अभी एनसीपी में चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं अपने प्रफुल्ल पटेल, उसके बाद उसमें कौन अध्यक्ष बनता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनता है, ये भी बात है, और क्या मर्जर की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो शरद पवार का ये बयान बड़ा मायने रखता है कि ये बनती है, और उसी में पार्थ पवार का उसी समय जाकर उनसे मिलना। और चूंकि सुनेत्रा पवार शपथ ले रही थी, एनसीपी शामिल हो रही थी, सुनेत्रा पवार अजीत पवार की मौत के 3 दिन बाद ही शपथ लेने जा रही थी, ये बात शरद पवार को, सुप्रिया सुले को, किसी को अच्छी नहीं लगी थी। कोई उनके शपथ ग्रहण समारोह में गया भी नहीं था। पार्थ पवार इसी वजह से उसी दिन वहां पहुंचते हैं और ये उनसे बात होती है। यानी दोनों धड़े अभी भी मर्जर की कोशिशों को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। तो आगे क्या होता है, निश्चित तौर पर जैसा शरद पवार कह चुके हैं कि एनडीए के साथ तो नहीं रहेंगे। फिर शिवसेना के साथ भी जो विवाद चल रहा है, तो क्या ये भी अलग आते हैं? क्या बीजेपी को ये सभी लोग मिलकर अकेले छोड़ देंगे, एनसीपी और एकनाथ शिंदे? तो बहुत कुछ अभी महाराष्ट्र की राजनीति में संभावनाएं बाकी हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए, तात्कालिक स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने जरूर तीर मार लिया है, लेकिन ये तीर कितना स्थायी है, इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी स्थायी है, ये अभी आने वाले दिनों में पता लगेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।